everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class, we are going to solve CUET PG 2023 paper of sociology. Now, this is a second shift paper. इससे पहले जो 2023 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था वो शिफ्ट 1 का था. देखो 2023 में 2 दिन एग्जाम हुआ था. ओके एक हुआ था जो 10th जून को हुआ था, जो पेपर हम लोग ऑलरेडी चैनल पे सॉल्व कर चुके हैं, और एक हुआ था जो 30th जून को हुआ था. तो इसलिए इसको हम लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर मान सकते हैं. राइट नाउ ये क्वेश्चंस नए हैं और ये पेपर मुझे भी पहले नहीं मिला था. अभी रिसेंटली मुझे ये चीज़ पता चली कि 2 बार पेपर हुआ था. सो दैट इज़ वाई टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द पेपर, सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज़, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं या जिनको ऑलरेडी नॉलेज है CUET PG सिलेबस की, या फिर जो लोग मेरे फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, आप लोगों को इन 75 क्वेश्चंस में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो सही हो रहे हैं. राइट कमेंट सेक्शन में यू गाइस हैव टू टेल मी सो दैट आई शुड गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है. बिकॉज अब टाइम कम है. नेट का फॉर्म देखो ऑलरेडी आ चुका है. धीमे धीमे CUET PG का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके क्योंकि NTA बहुत ही सरप्राइजिंग एजेंसी है. सो कभी ये लोग काम ठीक भी कर देते हैं और कभी ये लोग बहुत डिलेड भी करते हैं. सो वी कैन नॉट से कि एग्ज़ाम अप्रैल या उसके बाद जाएगा. हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपका मार्च में ही एग्ज़ाम होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था. ओके सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं. नाउ अभी तक जितने पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस पेपर में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं, असर्शन रीजनिंग वाले हैं. राइट और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, टॉपिक्स हैं जो रिपीट भी हुए हैं. राइट नाउ स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाउंडेशन बैच ऑलरेडी गाइस स्टार्ट हो चुका है सितंबर में और 2 यूनिट स्टार्टिंग की जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं. सो इफ़ यू गाइस वांट टू जॉइन द बैच यू कैन डू सो. आपको डिस्क्रिप्शन में बैच की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैच की जो ऐप लिंक है वो भी मिल जाएगी. सो अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे. लास्ट में आपको मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम बताऊंगी. यू कैन मैसेज मी देयर टू नो अबाउट द फाउंडेशन बैच की क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. राइट ना यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. क्लासेस जो है आपकी वो इंग्लिश में है. दैट मीन्स जो कंटेंट है वो इंग्लिश रहेगा और मैं पढ़ाती दोनों लैंग्वेज यूज़ करके हूँ सो दैट हिंदी वालों को भी कॉन्सेप्ट समझ में आए और people who are preparing in English those can also understand. Now डाउनलोड ऑप्शन नहीं है यहाँ पर. आप कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते और कोई भी PDF आप डाउनलोड करके प्रिंट भी नहीं करा सकते हो. ओके जो भी PDFs वगैरह हैं वो ऐप में ही रहेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन. नाउ प्राइवेट ग्रुप है जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी. मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ टेलीग्राम पे. इवन इफ आप नहीं भी इसको ज्वाइन करोगे तो भी आई विल क्लियर योर डाउट्स. ऐसा कुछ नहीं है कि बैच ज्वाइन करने वालों को ही प्रेफरेंस मिलती है. फॉर मी ऑल स्टूडेंट्स आर सेम. राइट बस उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है, आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलता है. राइट नाउ रिफंड अवेलेबल नहीं है. एक बार कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो बहुत मुश्किल है रिफंड होना, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना. ठीक है अगर ज्वाइन करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना या फिर कमेंट में भी आप मुझको बता सकते हो. ठीक है स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं अब पेपर. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी इन विच द रिसर्चर एक्सप्लोर्स इन डेप्थ अ प्रोग्राम एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन. ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें जो रिसर्चर है वो किसी भी प्रोग्राम को डेप्थ में एक्सप्लोर करता है. नाउ दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर इग्नू नोट्स. ओके इसीलिए मैं कहती हूँ दैट इग्नू नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च, केस स्टडी या फिर एथनोग्राफी. नाउ यू गाइस कैन सी कि ये सारे जो ऑप्शंस में दिए हैं दे ऑल आर क्वालिटेटिव मेथड्स. राइट ओके करेक्ट आंसर जो है वो है केस स्टडी. प्लीज रिमेंबर केस स्टडी को हम लोग कहते हैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी जहां पर हम किसी भी प्रोग्राम, एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशन को इन डेप्थ स्टडी करते हैं. राइट एक क्वेश्चन और आता है बहुत ज़्यादा कि सोशल साइंस में किसने केस स्टडी को इंट्रोड्यूस किया था. सो यू हैव टू रिमेंबर गाइज इट वॉज लेप्ले. ओके who introduced first time case study in social sciences. Okay ये सारे facts हैं guys that you should remember. Question number 2 is also very easy. देखो identify the one which is not an online database. Now this is more of a computer question. एक question एक ऐसा इन्होंने ये वाला दिया है और दूसरा इन्होंने एक मैथ से क्वेश्चन दिया है.
मैथ से तो नहीं कहूंगी बट हाँ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है वो, सो अभी हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। देखो नाउ ऑप्शंस आर एरिक, प्रोक्वेस्ट, गूगल स्कॉलर या फिर क्यू टेक्स्ट। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फोर्थ, दैट इज क्यू टेक्स्ट। क्यू टेक्स्ट एक राइटिंग टूल है, इट हेल्प्स इन राइटिंग, ओके, प्लीज रिमेंबर। बाकी सारे जो है वो ऑनलाइन डेटाबेस में आ जाएंगे, सो ये भी याद रखना, मे बी नेक्स्ट टाइम इसी में से कुछ अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछ लें, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ना मैंने इस चैनल पे बहुत बार ये चीज़ बोली है कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो एक चार्ट मैं हमेशा देती हूँ जहाँ पर दोनों ही सेग्रीगेटेड होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है, ओके ना। यहाँ पर जो आंसर है वो बताओ क्या होगा, मल्टी स्टेज, कोटा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम या फिर सिंपल रैंडम। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज कोटा। नाउ मैंने यहाँ पर भी अटैच किया है, यू गाइस कैन सी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या इसमें आता है, प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, एरिया, मल्टी स्टेज के सारे आते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंटल, कन्वीनियंस, कोटा, पैनल, स्नोबॉल। ना अगर आपको नहीं भी ये मीनिंग्स पता है गाइस, तो अगर सिर्फ ये चार्ट याद करोगे ना तो भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ना सिर्फ नेट एग्जाम में, गेट में भी रिपीट होता है, सीयूईटी पीजी में भी रिपीट होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a disadvantage of using questionnaire method of data collection। इसमें से कौन सा है जो डिसएडवांटेज होगा क्वेश्चनेयर यूज करने के लिए, चीपर टू एडमिनिस्टर, नो इंटरव्यूअर वेरिएबिलिटी, कैन नॉट प्रॉम्प्ट या फिर कन्वीनियंट फॉर रिस्पोंडेंट। नाउ गाइस मैंने सीयूईटी पीजी की आंसर की भी देखी है और मैंने खुद से भी क्वेश्चंस ढूंढ के उनके आंसर्स देखे हैं, ओके। सो जहां पर भी ऐसा होगा ना कि मुझे लगेगा कि आंसर कुछ और है और सीयूईटी पीजी किसी और चीज के साथ गया है, तो मैं बता दूंगी, ओके। नाउ क्या होगा इसका आंसर, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज कैन नॉट प्रॉम्प्ट। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लैरिफिकेशन आप नहीं ले सकते क्वेश्चनेयर में, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में होता है कि अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछ सकते हो, राइट, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि इसको मुझे फिर से बता दीजिए, बट यहाँ पर क्वेश्चनेयर में आपके पास वो स्कोप नहीं होता है, राइट। सो देयर इज नो क्लैरिफिकेशन और ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके। नाउ question number 5, who was made the distinction between descriptive understanding and explanatory understanding। Now these both topics are directly taken from your Verstehen concept and you guys know Verstehen का concept हमें किसने दिया है, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखाइम या मैक्स वेबर। द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर। मैंने यहाँ पर नोट्स भी ऐड किए हैं, तो अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू डायरेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एन एक्शन। जब हम किसी एक एक्शन या किसी एक बिहेवियर को डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं, दैट मीन्स उसका मीनिंग समझने लगते हैं, राइट, तुरंत उसके जो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व है, उस एक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं, राइट। डिस्क्रिप्टिव में आपको बस ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कि एक्शन और बिहेवियर की हम लोग इमीडिएट मीनिंग निकालने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने अपने हैंड से वेव किया किसी की तरफ या किसी को ग्रीटिंग किया, तो ये सब चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग में रखते हैं। एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डीपर मोटिव्स रखते हैं, ठीक है, इंटेंशंस देखते हैं, रीजन देखते हैं, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। Now, question number 6 is who is the author of the book The Mother? Now, this is a very important book और ये कई बार मैंने इस चैनल पे भी बताई है, बहुत बार रिपीट हुई है अलग अलग पेपर्स में। The answer is ब्रिफर्ड, मॉर्गन, फ्रेजर या फिर मुरडॉक। The correct answer is A, that is ब्रिफर्ड, okay? Question number 7. A group which serves as a model for making evaluation and decision। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको हम एज अ मॉडल लेते हैं और उसको मॉडल लेके हम अपने डिसीजंस कर पाते हैं, प्राइमरी ग्रुप, इन ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप, प्लीज रिमेंबर एंड कमेंट में आपको मुझे ये भी बताना है कि रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है।
मैं आप लोगों को इस चैनल पे ही पढ़ा चुकी हूँ कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिनको नहीं पता है प्लीज़ वो सारे वीडियोस देखो एंड मेक यूज़ ऑफ ऑल द फ्री मटेरियल्स। ओके, नाउ question number 8, who is the author of the book The Second Sex? Now this is also a very important book. I would really recommend all the sociology students कि अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद है, अगर आपको सोशोलॉजी में कोई अच्छी बुक पढ़नी है, so you guys should read this book. Okay, now कौन है इसके ऑथर? सिगमंड फ्रॉइड, जूडिथ बटलर, सिमोन दे beauvoir या फिर पेट्रिशिया ओबेरॉय? The correct answer is C, that is Simone de Beauvoir. Now, she is a very good author. अगर आप लोग इनकी राइटिंग देखोगे ना, you guys will be impressed. So, अगर टाइम मिले, please read. ये मेरा रिकमेंडेशन है for all those students who take sociology very seriously. और अगर आपको सच में कुछ अच्छा पढ़ना लिखना है, तो ये बुक ज़रूर से पढ़ना. Okay? Question number 9. The kinship system in which the maternal uncle enjoys a preeminent place in the life and affection of his nephews and nieces. जब maternal uncle की वैल्यू ज़्यादा होती है फैमिली में, तो ऐसे kinship system को हम क्या कहते हैं? टेक्नोनमी, एमिटेट, कोवेट या फिर एवांक्यूलेट? The correct answer is 4, that is एवांक्यूलेट. और इसका जस्ट अपोजिट होता है जब फादर की सिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, दैट इज एमिटेट. ओके, प्लीज रिमेंबर. Father's sister. Now, I hope you guys know कि maternal uncle को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मामा. ओके, यानी आपकी मदर के जो ब्रदर हैं. Now, एमिटेट में क्या होता है? फादर्स सिस्टर, यानी कि आपकी बुआ. राइट? ओके, प्लीज रिमेंबर. Question number 10. The research that directly addresses the mixing of qualitative and quantitative method. ऐसा कौन सा रिसर्च होगा जिसमें दोनों मेथड्स को मिक्स कर दें? तो इसको हम लोग कौन सा रिसर्च या कौन सा मेथड बोलेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन. मिक्स्ड मेथड रिसर्च, इन्फरेंशियल रिसर्च, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. नाउ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है कि दोनों मिक्स हो रहे हैं. तो आंसर क्या होगा? मिक्स्ड मेथड रिसर्च. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 11. To enter the subjective words of those studied and to see these words from their point of view is the major aim of what? Ethnography, participant observation, non-participant observation या फिर grounded theory. देखो यहाँ पर क्या है कि आप किसी के subjective word में इंटर कर रहे हो जिनकी आप स्टडी कर रहे हो, और उनको उनके POV यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, उनके वर्ड को. ये चीज़ें किस में हो सकती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन. The correct answer is second, that is participant observation. Now please remember guys, participant observation is a qualitative method. Right? इसमें होता क्या है कि जो रिसर्चर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है. जिस ग्रुप की वो स्टडी कर रहा होता है. ओके, प्लीज रिमेंबर. सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को समझते हो, क्योंकि आप उसी की जगह पर रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, एंड इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 12. The term used to describe the most frequently occurring category of non-numeric variable. इनमें से ऐसा कौन सा है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग होता है और नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल हो सकता है? मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन. प्लीज रिमेंबर इट इज मोड. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्कस करी हुई है. राइट? क्वेश्चन नंबर 13. एन एटीट्यूड ऑफ माइंड डीम्ड प्रॉपर फॉर अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर. Detached, unprejudiced, open to whatever the evidence may reveal. किसकी ये फीचर्स हो सकते हैं? ये सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट रिलेशंस या फिर सब्जेक्ट रिलेशंस? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. मैंने आपको बताया है
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब हम चीज़ों को प्योर साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं, और सब्जेक्टिविटी कब होती है जब हमारा पर्सनल बायस वहाँ पे आ जाता है। मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से दिस इज एन एप्पल, ठीक है। नाउ इफ आई से दिस इज एन apple, right? Now this is an apple for me and this is an apple for you as well, right? मेरे लिए ये एक एप्पल है और आपके लिए भी ये एक एप्पल है ना? तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो चीज जैसी है हम उसको वैसे ही देख रहे हैं विदाउट आवर पर्सनल बायस, राइट? नाउ लेट्स से आई लाइक एप्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे एप्पल पसंद है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा पर्सनल बायस आ रहा है, राइट? हो सकता है आपको एप्पल्स ना पसंद हो। तो जब हमारा पर्सनल बायस आ जाता है तो वहां पर हो जाती है सब्जेक्टिविटी, ओके। तो हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पर्सनल बायस नहीं आते हैं, राइट? जिस चीज की हम स्टडी कर रहे होंगे उसको एज इट इज देखेंगे, देखो डिटैच होके, बिल्कुल, राइट? Question number 14. According to Durkheim, which of the following is not a characteristic of social fact? मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था सोशल फैक्ट पे, आई होप यू गाइज हैव वॉच्ड इट। इफ नॉट तो प्लीज़ जितनी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे उसको यूज़ करो। अगर बैच नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, आई कैन गारंटी कि आप यूट्यूब के साथ थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो एंड यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजली, ओके। अब देखो इसमें से कौन सा है जो सोशल फैक्ट का फीचर नहीं है? इंटरनल, जनरल, कोअर्सिव, सुई जनरस। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज इंटरनल। इंटरनल इज नॉट द फीचर ऑफ सोशल फैक्ट। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? एक्सटर्नल। ये हमेशा एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल से, राइट? Question number 15. A hierarchical organizational structure designed rationally to coordinate the work of many individuals in the pursuit of large scale administrative tasks and organizational goals. ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जहां पर हायरार्की हो, जहां पर रैशनैलिटी हो, बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में वर्क कर रहे हो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे? ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप, जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट। नाउ दिस क्वेश्चन हैज केम इन सो मेनी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो नेट हो चाहे वो गेट हो। द करेक्ट आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैक्स वेबर। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे प्लीज फोकस करो, ओके। यहाँ पर आपको मैक्स वेबर के दिए हुए फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे इस एक सिंपल सी डेफिनेशन में। जैसे ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है, रैशनैलिटी होती है, राइट? ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16. हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन आई एंड मी? आई एंड मी की बात कौन करता है? कार्ल मैनहाइम, मैक्स वेबर, दुर्कहाइम या फिर जीएच मीड? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज जीएच मीड। ये कहते हैं आई जो होता है हमारा वो इनर सेल्फ होता है और मी जो होता है वो हमारा पब्लिक फ्रंट होता है, राइट? आई हैव एडेड सम नोट्स ऑल्सो। G.H. Mead, a key figure in symbolic interactionism, distinguished between I and me. I and me का इन्होंने डिफरेंस बताया है और ये दोनों ही हमारे सेल्फ को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। देखो, I represents spontaneous, creative and individual aspect of self. It is the person's real inner self that is not fully constrained by social norm. ये जो I होता है ना, ये हमारा पर्सनल सेल्फ होता है। दैट मीन्स हमें पता होता है कि हम क्या हैं। जब हम लेट्स से अभी मैं अपने रूम में हूँ, सो अभी जो मैं हूँ दैट इज माई आई, राइट? एंड वंस आई एम इंटरेक्टिंग विद यू ऑल देन कम्स माई मी, ओके। और ये जो मी होता है ये सोशलाइज्ड होता है, ठीक है। सेल्फ का वो पार्ट जो सोशलाइज्ड होता है, जो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बना होता है, ओके। प्लीज रिमेंबर, एमएल दरखाइम का कहना है कि सेल्फ आई और मी से मिल के बना होता है, okay, please remember this, okay. Now this distinction highlight the dynamic interplay between individual agency and social influence in development of self. किस तरीके से हमारा जो सेल्फ है वो इन दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस रहता है, इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं जीएच मीड। सो प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 17.
A term usually confined to those sociological approach that regard meaning and action as the prime object of sociology. ऐसा कौन सा type of sociology है या approach है जहां पर meaning और action की बहुत value है? Intersectional, interpretive, interpersonal या फिर international? Very easy. The correct answer is second, that is interpretive. And who talks about interpretive sociology? Max Weber. Okay. ना यहाँ पर भी मैंने देखो नोट्स ऐड किए हैं कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी क्या होता है. इट इज़ अबाउट मीनिंग एंड एक्शंस, राइट. जब हम किसी चीज़ की मीनिंग या एक्शन को स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. नाउ सब्जेक्टिव मीनिंग्स इंडिविजुअल अटैच टू देयर एक्शन. हर एक्शन का अलग अलग सब्जेक्टिव मीनिंग होता है, राइट. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैंने एक स्टूडेंट को गलती होने पे लेट्स से आई स्लैप दैट स्टूडेंट, तो वो एक उसका मीनिंग अलग है. बट अगर मैंने अपने एक फ्रेंड को मजाक में स्लैप किया तो उसका मीनिंग अलग है, राइट. सो दोनों है तो स्लैप ही है, तो सेम एक्शन, बट दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है. तो सब्जेक्टिव मीनिंग होता है, राइट. नाउ understanding social phenomena from the perspective of those involved, often through methods like qualitative and ethnography. यानी कि जो उस सोशल फिनोमिना में इन्वॉल्व है उसके पर्सपेक्टिव से स्टडी करना इज योर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. Okay, this tradition is closely associated with Max Weber, who argued that sociology should aim to interpret and explain social action. ये कहते हैं कि सोशोलॉजी का टास्क ही है कि हमें सोशल एक्शंस को समझना है, उन पे काम करना है और उनके मीनिंग्स को समझना है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज अ इंपॉर्टेंट नोट. क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. हु डिफाइंड सोशोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन? अभी हम लोगों ने देखा, वेरी इजी क्वेश्चन. The correct answer is Weber. Weber talks about social action. There are few types of social action also that he has given. जो हम लोग पढ़ेंगे, गेट की जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, उसमें मैं आपको वेबर के बारे में पढ़ाऊंगी. ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने ऐड भी कर दिया है. इनकी एक फेमस कोटेशन है जो आपको याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, जिसमें ये कहते हैं कि सोशोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको बताया अभी इंटरप्रिटेटिव क्या है, जहां पर हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे सोशल एक्शन की. ठीक है, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज गाइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. पर्सपेक्टिव दैट व्यूज सोसाइटी एज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम अ होल. एवोल्यूशनिज्म, इंटरप्रिटेटिविज्म, मटीरियलिज्म या फिर फंक्शनलिज्म. वेरी इजी. जब हम लोग सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड पार्ट की तरह देखते हैं तो वो हमारा हो जाता है फंक्शनलिज्म, राइट. नाउ इससे मिलता जुलता सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी, राइट, जहां पर स्पेंसर इसके बारे में बात करते हैं, राइट. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 20. A process of attempting to change one's rank by giving up attributes that define a caste as low and adopting attributes that are indicative of higher status. यहाँ पर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस बताना है जहां पर अपनी रैंक को चेंज कर लिया जाता है. ओके, वो चीज़ें यानी वो फीचर्स को आप अडेप्ट कर लेते हो जो आपको कास्ट में एक हाई लेवल प्रोवाइड करें. दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? कास्ट इंटीग्रेशन, कास्ट मोबिलिटी, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. सिर्फ फीचर्स को ऐड किया जाएगा, कास्ट आपकी वही रहेगी, बस आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में वो चेंज हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन के बारे में बात करते हैं श्रीनिवास, राइट. मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है संस्कृताइजेशन के बारे में प्लीज उसको देखो, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है. ओके, नाउ I have added some notes also here. Sanskritization is a term introduced by M.N. Srinivas, referring to the process by which individual or group belonging to lower caste attempt to improve their social status by adopting their custom, ritual, belief, practice. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर देखो, जो लोअर कास्ट होता है ना संस्कृताइजेशन में, वो हायर कास्ट की कस्टम, रिचुअल, बिलीफ या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है ताकि उसका सोशल स्टेटस चेंज हो सके. ओके, प्लीज रिमेंबर गाइज, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ये क्वेश्चन आता है. ओके, कास्ट आपकी वही रहेगी, नो स्ट्रक्चरल चेंज. ओके, कास्ट आपकी वही रहेगी, सिर्फ आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा. ओके, द प्रोसेस ऑफन इंक्लूड्स चेंजेस इन डाइटरी, ड्रेस चेंज होना, लैंग्वेज चेंज होना, वर्शिप पैटर्न चेंज होना, राइट. यानी कुल मिला के इमिटेट करना ब्राह्मण्स को. ओके,
प्लीज रिमेंबर, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर एलिमेंट्स. जब हम वेस्टर्न कल्चर एलिमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं वो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. A hypothesis which show no relationship or no significant difference between groups on a variable. यानी वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको हम लोग किस में रखेंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल. वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज नल हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, सो वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. रिसर्च मैथडोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी. शॉर्ट वीडियोज ही मैं अपलोड करूंगी बिकॉज दोज आर इजी टू अंडरस्टैंड. राइट. क्वेश्चन नंबर 22. A process whereby religious thinking practice institution lose social significance. वेरी इजी, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई है. कौन सा ऐसा प्रोसेस है इसमें से जहाँ पर रिलीजियस थिंकिंग, प्रैक्टिस, ये सब सोशल सिग्निफिकेंस इनकी कम हो जाती है, यानी ज़्यादा वैल्यू सोसाइटी में नहीं रहती. मॉडर्न साइकिल, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन या फिर फंक्शनलाइजेशन. The correct answer is 3, that is secularization. Okay. Question number 23. Segmental division of society, hierarchy, endogamy, restriction on feeding and social intercourse are some of the feature of what? Now these are the famous features जो आप लोग पढ़ चुके हो बहुत बार. Family, religion, caste system, education. प्लीज रिमेंबर गाइज, दीज आर द डायरेक्ट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. बहुत सारे क्वेश्चंस में गाइज सिर्फ और सिर्फ फीचर्स आते हैं. सो फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. किसी भी टॉपिक के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनके फीचर्स पे आपको बहुत फोकस करना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. द इंडिविजुअल, स्पेशली द चाइल्ड, acquires and assimilate the values and modes of behavior of his society. कोई चाइल्ड हो या इंडिविजुअल हो, वो अपनी सोसाइटी के वैल्यूज एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर को कैसे सीखता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सीखता है. एक्चुअलाइजेशन, सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन या फिर एकल्चरेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सोशलाइजेशन. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट नेवर एंड्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 25. The most elementary process of social life without which society is impossible and it helps for the promotion of common ends or objective. ऐसा कौन सा प्रोसेस है गाइस जो मोस्ट एलिमेंट्री है सोशल लाइफ के लिए? कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एनिमिटी, एंग्विश. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कोऑपरेशन. हम लोगों ने सोशल प्रोसेसेस की क्लास में ये चीज पढ़ी थी. आई होप यू गाइस रिमेंबर. Question number 26. Market and production in different countries are becoming increasingly interdependent due to dynamic of trade in goods and services and flow of capital and technology. This process is called what? अगर हम देखें कि मार्केट और प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? नॉलेज प्रोडक्शन, प्राइवेटाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी या फिर ग्लोबलाइजेशन. वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि सारी जो कंट्रीज हैं अलग अलग वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं. मार्केट जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 27. अ स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट दैट सेट्स आउट द ब्रॉड आउटलाइन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो एक प्लान बनाते हैं हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हम प्रॉपर आउटलाइन करते हैं कि क्या चीज़ें हमें उसमें रखनी है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है. राइट. केस स्टडी, रिसर्च एथिक्स, मल्टी लेवल मॉडल, रिसर्च डिज़ाइन. ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लान को हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन. प्लीज़ रिमेंबर, डायरेक्ट जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो CUET PG बहुत पूछता है. राइट. सो आप लोगों को हर चीज़ की डेफिनेशंस को ज़रूर से देखना है और फीचर्स को ज़रूर से देखना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन गुड प्रैक्टिसेस इन पॉलिसी रिसर्च. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड यू चूज? अगर हमें डिटेल्ड रिपोर्ट लिखनी है गुड प्रैक्टिस पॉलिसी रिसर्च पे, तो इसमें से कौन सा मैथड है जो बेस्ट रहेगा? सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, केस स्टडी मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन. नाउ इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन था, बट आंसर जो है इसका CUET PG ने भी सही दिया है और नोट्स वगैरह में मैंने जो सर्च किया उसमें उसके अकॉर्डिंग भी आंसर यही होगा. सो सबसे बेटर ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड में हम लोग डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आराम से बना सकते हैं अलग अलग केसेस पे स्टडी करके.
right? Now, question number 29, calculate the mean of the following numbers. यहाँ पर आपको डायरेक्टली मीन निकालना था कुछ नंबर्स का, राइट? 100, 200, 300, 600 इज द ऑप्शन. नाउ मीन का जो बेसिक फॉर्मूला है गाइस, आई होप यू ऑल नो, दैट इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, राइट? इससे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है CUET PG में, बट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट से ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको मीडियन निकालने के लिए दे दें, या मीन या मोड, राइट? सो ये तो हो गया फॉर्मूला. यहाँ पर क्या करेंगे, हम सम करेंगे पहले, यानी 100 प्लस 200 प्लस 600, राइट? और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 900 को हमें डिवाइड करना होगा 3 से. सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा 300, राइट? एंड द ऑप्शन करेक्ट इज 3, राइट? सो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं गाइस जो आप लोगों को ध्यान रखते हैं. मीन का फॉर्मूला, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड, ये सब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे. वैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स पे एक क्लास ले भी रखी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो. वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आपको पढ़ाई थी. ओके, सो ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं गाइस. PYQ एनालाइज करके ही मैंने कुछ क्लासेस हैं जो CUET PG की प्लेलिस्ट में ऐड की हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, तो अगर CUET PG के बारे में पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्लासेस देख सकते हो. ओके. Question number 30. An untested statement about relationship between concept within a given theory is what? Untested statement हम लोग किसको कहते हैं? Research design, pilot study, hypothesis, case study. Now research design और case study के बारे में तो बात हम लोगों ने कर ही ली. The correct answer is hypothesis. Please remember. ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको अभी हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया है वो होते हैं हाइपोथेसिस. ओके. और पायलट स्टडी का मतलब होता है जब हम एक मेन स्टडी से पहले एक छोटा स्टडी करते हैं, दैट इज पायलट स्टडी. ओके. क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इजी क्वेश्चन. मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर में डिफरेंस क्या होता है? कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल कॉन्शियसनेस, कल्चरल लैग, या फिर कल्चरल डेविएशन. द करेक्ट आंसर इज कल्चरल लैग. ऑलरेडी मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है आपको यूट्यूब पे ही. इट इज गिवन बाय ऑकबर्न, राइट? विलियम ऑकबर्न, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 32, अ सिस्टम ऑफ एन एजेंसी ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल. इसमें से कौन सा होगा जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल में आएगा? मोरेस, फोकवे, रिलीजन, लॉ. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज लॉ. बाकी सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इनफॉर्मल, राइट? Question number 33. Social mobility is classified into what? Positive and negative mobility, inward and outward mobility, material, non-material, vertical या फिर horizontal. Now social mobility का class भी मैं ले चुकी हूँ guys. Please YouTube के sessions को देखो, they are very very important. The correct answer is D. दो तरीके से divide होता है, vertical and horizontal. Okay. Question number 34. According to Durkheim, sociology is the study of what? Social mobility, social fact, social action, social relation. The correct answer is of course B, that is social fact. Easy question. ये तो आई थिंक किसी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी पता होगा जिन्होंने सोशियोलॉजी 12th में पढ़ रखी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 35. अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच लार्जली कोइंसाइड्स विथ सोशल वर्क, मेजर कीवर्ड, social welfare, in which findings or conclusions of sociology are applied to concrete cases. यानी सोशियोलॉजी में जो भी आप पढ़ते हो, जब आप उसको अप्लाई करने लगते हो, तो ये कौन सी सोशियोलॉजी में आएगा? एक्सपेरिमेंटल, सिंथेटिक, फॉर्मल, या फिर अप्लाइड? वेरी इजी, अप्लाइड में आएगा. याद रखो सोशल वर्क एक तरह का अप्लाइड सोशियोलॉजी ही होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑल अबाउट जीके. बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है. देखो, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953 वॉज कॉल्ड. जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953. तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? काका कलेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, साचर कमीशन, खरिया कमीशन. नाउ गाइस, इफ यू डोंट नो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीग्राम पे मैंने एक जीके फाइल बनाकर पोस्ट की थी. फाइल सेक्शन में जाओ, वहां पर इंपॉर्टेंट जीके सर्च करो तो एक PDF आपको मिलेगा.
उसमें सारा इम्पॉर्टेंट जो जीके पार्ट है फॉर योर CUET PG एग्ज़ाम वो वहाँ पर मैंने कंपाइल करके पोस्ट किया था। सो प्लीज़ उसको रीड करो अभी से, काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो चीज़ें अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। ओके, नाउ the correct answer here is A. Kaka Kalelkar Commission. Now, it was established to identify socially and educationally backward class in India to suggest measure for their advancement. Okay, इसकी रिपोर्ट जो है वो 1955 में आई थी गाइस, प्लीज रिमेंबर, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1953 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. Rule by male head of a social unit over other men, all women and children is called what? ऐसा कोई भी सोशल यूनिट जहां पर मेल हेड हो, ना कि वुमेन या चिल्ड्रन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैस्कुलिनिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी या पेट्रियार्की? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज पेट्रियार्की. नाउ यहाँ पर मैंने तीनों टर्म्स जो है उनकी डेफिनेशन लगाई है. देखो, मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड रोल्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन. मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है वो सारे तरीके, बिहेवियर, रोल जो बॉयज़ या मेन के होते हैं और वो ट्रेडिशनली हमें देखने को मिलते हैं. ओके, इट इज़ ऑफन कल्चरली कंस्ट्रक्टेड एंड कैन वेरी अक्रॉस सोसाइटी. हर सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, राइट? और हाँ, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है. ट्रेट्स एसोसिएटेड are typically about strength, assertiveness, independence, competitiveness, right? These are some of the things जो आप लोगों ने देखा होगा masculinity में आती है, right? Now, heterosexuality क्या होता है? It is a sexual orientation characterized by romantic or sexual attraction to individual of the opposite sex or gender. For instance, a man attracted to woman. So जब आप opposite sex की तरफ attracted होते हो, दैट मीन्स आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अपोजिट सेक्स या जेंडर की तरफ है, तो उसको हम लोग हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं. ऐसे ही इसका अपोजिट होमोसेक्सुअलिटी होता है, जहां पर सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है. ओके, इंटरसेक्शनैलिटी देखो क्या होता है? इट इज अ फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन हाउ डिफरेंट सोशल आइडेंटिटीज सच एज रेस, जेंडर, क्लास, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी इंटरसेक्ट एंड क्रिएट ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मतलब कि किस तरीके से, अगर मैं अपने डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो हो सकता है कि इस डिस्क्रिमिनेशन में कुछ पार्ट है मेरा जो एज अ जेंडर मुझे मेरे जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या फिर मेरी क्लास की वजह से भी डिस्क्रिमिनेट किया जाए. इसके अलावा मेरी एबिलिटी, मेरा रेस, ये सब जो फैक्टर्स एक साथ आ गए, आपस में ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इंटरसेक्शनैलिटी इज. ना यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट इसके बारे में सबसे पहले किम्बरले क्रैनशॉ ने बात की थी. ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है गाइस, सो प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ से कुछ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है. देखो, असर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, फॉर रेवोल्यूशन टू अकर द प्रोलेटेरिएट मस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बोला जा रहा है कि अगर मार्क्स ने बोला है कि अगर रेवोल्यूशन चाहिए तो जो प्रोलेटेरिएट है यानी जो हैव नॉट है उसको क्लास इन इटसेल्फ से बनना होगा क्लास फॉर इटसेल्फ. ओके, ना रीजन क्या है? बिकॉज. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक असर्शन के बाद यहाँ पर अपने आप बिकॉज लगा लो. ठीक है, सो इसको ऐसे पढ़ो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स फॉर रेवोल्यूशन टू अकर द प्रोलेटेरिएट मस्ट ट्रांसफॉर्म from a class in itself to class for itself because one of the reason of this transformation is increasing economic and social distance between the bourgeois and the working class. So ये एकदम सही है statement. We can say that option 1 is correct, is the correct explanation of A. Okay? इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो बुर्जुआ था और जो वर्किंग क्लास था उनके बीच का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्टेंस, जिसकी वजह से जो प्रोलेटेरिएट है, जो वर्किंग क्लास है, उनको क्लास कॉन्शियसनेस होगा और वो क्लास इन इटसेल्फ के आगे जाकर बन जाएंगे क्लास फॉर इटसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 39. लिकर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी of feelings about the area in question. Okay, because the items that make up the scale need not to be interrelated. Now statement 2 देखो गलत हो गया. लिकर्ट स्केल में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, फिर आपसे रेटिंग पूछी जाती है हर चीज की कि डिश कैसी लगी, एम्बियंस कैसा लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ दीज आर द फैक्टर्स दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना? आप वहां पे गए हो, वहां पे आपने खाना खाया है, तो इंटर रिलेशन तो है ना. सो लिकर्ट स्केल में इंटर रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ए स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड
ये वाला जो स्टेटमेंट है आर वो गलत है। ओके, प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आइटम्स हैं लिकर्ट स्केल में वो इंटर रिलेटेड हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर देखो, कास्ट इज एंडोगेमस बिकॉज कास्ट फॉरबिड्स इट्स मेंबर्स टू मैरी पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। तो बिल्कुल सही है, कास्ट को हम लोग एंडोगेमस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर आउटसाइड मैरी करना आपको अलाउ नहीं होता है। सो एंडोगेमी का मतलब ही यही होता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या है, असर्शन है कि कम्युनिटीज आर मोर स्टेबल देन एसोसिएशन। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। नाउ बिकॉज कम्युनिटी रिक्वायर्स नो स्पेसिफिक एफर्ट फॉर द मेंबर्स टू ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कम्युनिटीज इसलिए स्टेबल होती हैं एसोसिएशन से ज्यादा क्योंकि कम्युनिटीज को बनाने में कोई स्पेसिफिक एफर्ट नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पर जितना मैंने अभी तक ये टॉपिक्स रीड किए हैं, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। भले कम्युनिटीज जो होती हैं वो ऑर्गेनिकली बनती हैं, दे आर मेड ऑर्गेनिकली, ठीक है, कोई ऐसा खास एफर्ट हमें नहीं डालना पड़ता जितना हमें एसोसिएशन में डालना पड़ता है। एसोसिएशन में हमारा कोई स्पेसिफिक गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए हम एसोसिएशंस बनाते हैं या उसमें आते हैं, राइट। कम्युनिटीज में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ते। एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे तभी कम्युनिटी सस्टेन कर पाएगी। सो मेरे हिसाब से जो आर है स्टेटमेंट वो गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है ए इज ट्रू बट R is false according to me and my knowledge. But CUET PG ने आंसर जो दिया है वो सेकंड है, that means both are correct, but इसका सही explanation ये नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको confusion में रखूंगी थोड़ा सा। इस पे अगर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा नोट मिलेगा जस्टिफाइड तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी, आपको पिंड कमेंट चेक करना होगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट कर दूंगी। ओके, लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आंसर होगा इसका, कमेंट में मुझे बताना एंड इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना। ओके, और कोई अगर सोर्स भी मिलता है तो आप लोग वो मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, a norm is a shared expectation of behavior that is considered culturally appropriate। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, because norm regulate the behavior although they lack the formal status of rule। ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्म्स हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, राइट। नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43, assimilation is a natural and slow process because rigidity and conservatism are the prerequisite of assimilation। now यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, assimilation काफी नेचुरल और स्लो प्रोसेस होता है, बट ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और assimilation बहुत ज़्यादा रिजिड या फिर कंजर्वेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो assimilation हो ही नहीं पाएगा, राइट। सो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा और स्टेटमेंट आर जो है वो गलत है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, ये सारी फीचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है गाइस, तो फीचर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, नॉन मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडियाज कस्टम एंड बिलीफ ऑफ पीपल। एकदम सही बात है, because change in technology will not bring any change in culture। now this statement is wrong। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से कल्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा, ए सही स्टेटमेंट है और आर जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको यही देखना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा बिल्कुल गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो फिर आप बिकॉज लगा के देखो कि क्या वो उसका रीजन हो सकता है। ओके, ना यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये जीके पीडीएफ से है, अगर जीके पीडीएफ पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट ईयर्स पूछे गए हैं, ठीक है। देखो ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले अर्लीस्ट एंड देन लेटेस्ट, तो सबसे पुराना फिर उसके बाद नया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबके ईयर्स लिख लेंगे, ठीक है। देखो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो आया था 1961 में, राइट। देन कम्स इमॉर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन, नाउ ये आया था 1956 में। ओके, इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये बहुत लेटेस्ट है, 2005 का एक्ट है ये, राइट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये आया था 1976 में। ओके,
इसके बाद इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट केम इन 1986। तो सबसे लेटेस्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा, यानी सी ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में ही सी है, राइट। नाउ वी विल सी कि सबसे अर्लीस्ट इसमें से कौन सा है। तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, 1986, 76, 56, सो बी वाला हो जाएगा अर्लीस्ट, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसी तरीके से आपको ईयर्स याद रखने हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट का भी पता था तो भी आप इसको कर सकते थे, राइट, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि जीके पीडीएफ पढ़ो, उसको अभी से प्रिंट करा लो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, बिकॉज अभी इनफ टाइम है, बहुत आसान है, आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, राइट। CUET PG में स्कोर कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। देखो 1 साल का टाइम इसीलिए देता है NTA क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, ओके, दे आर इन ग्रेजुएशन, सो दे प्रिपेयर विद कॉलेज, इसीलिए 1 साल का टाइम इतना लंबा दिया जाता है। ओके, सो प्लीज अच्छे से पढ़ो, अभी भी टाइम है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नाउ गाइस 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और मैंने 2011 सेंसस का एक PDF शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, तो उतना पढ़ लोगे इट इज़ इनफ, उसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दैट मीन्स छोटे से बड़े की तरफ हमें जाना है। ओके, तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी होगी, बुद्धिस्ट की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। देखो पहला ही अगर कर लेते तो भी ये हो जाता बहुत आसानी से, ठीक है। सबसे पहले आएगा बुद्धिस्ट, फिर आएगा सिख, फिर आएगा क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम, देन हिंदुइज्म, ठीक है। सो ये याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज करेक्ट। यहाँ पर रिसर्च के स्टेप्स पूछे गए हैं कि रिसर्च करने के लिए कौन से स्टेप जरूरी होते हैं। देखो सबसे पहला होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बतानी होगी, तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बी पहले आएगा। नाउ प्रॉब्लम स्टेट करने के बाद आपको उसका लिटरेचर देखना पड़ता है, यानी लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है। सो ई ऑप्शन आएगा इसके बाद, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, तो हो जाएगा बी, ई और डी, राइट। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। ओके, प्लीज रिमेंबर गाइस, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, देन हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद गैप देखते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द आइटम्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर साइज के बढ़ते हुए हमें करना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा, मेट्रोपोलिस, नेबरहुड, विलेज, ऑफ कोर्स इट इज नेबरहुड। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे, राइट। नाउ नेबरहुड के बाद आता है विलेज, सो यानी बी के बाद आएगा सी, तो देखो दोनों में सी है। अच्छा, विलेज के बाद आ जाता है टाउन, ओके, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टाउन के बाद आएगा सिटी, और सिटी के बाद सबसे बड़ा होता है मेट्रोपोलिस। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 49, अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार ये CUET PG में रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने कुछ हमें डेवलपमेंट स्टेजेस बताई थी, सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई है उस पर। सो इसको हमें क्रोनोलॉजी में करना है, अर्लीस्ट से रीसेंट। सो अर्लीस्ट कौन सी है, सबसे पहली है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी सी, तो 2 ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद आता है स्लेव सोसाइटी, यानी सी के बाद ए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑगस्ट कोंत का 3 स्टेजेस जो है वो बताना है, बहुत आसान है। थियोलॉजी है, मेटाफिजिकल है और पॉजिटिव है। क्लासिकल की वो बात नहीं करते हैं, डायलेक्टिकल की वो बात नहीं करते हैं, राइट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी एंड ई। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अभी तक 50 क्वेश्चंस में मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि स्टेटमेंट वाला है। ना यहाँ पर भी देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, अर्बेनिज्म इज द कल्चर ऑफ टाउन एंड सिटी। ओके, नाउ अर्बन पॉपुलेशन इज होमोजेनस ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो होमोजेनस होती है, जबकि फीचर ही होता है अर्बन पॉपुलेशन का कि वो हेट्रोजेनस होती है।
राइट वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, अलग अलग सोशल क्लासेस होते हैं, अलग अलग तरीके का लाइफ स्टाइल होता है. सो डेफिनेटली नॉट होमोजेनस. ओके, अर्बन पॉपुलेशन कभी भी होमोजेनस नहीं होती, प्लीज रिमेंबर. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 52. नाउ यहाँ पर देखो, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द अदर नेम फॉर कंपैरेटिव सोशियोलॉजी. स्टेटमेंट 1 सही है. नाउ ये स्टेटमेंट क्या एमाइल डर्कहाइम ने बोला था? नो, दिस वॉज नॉट गिवन बाय एमाइल डर्कहाइम. इसकी जगह ये स्टेटमेंट किसने बोला था, मैं आपको वो भी बताती हूँ. एक स्टेटमेंट था जो इस तरीके से था कि कंपैरेटिव माइक्रो सोशियोलॉजी, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कंपैरेटिव माइक्रो सोशियोलॉजी. ओके, इंटेंसिव फील्ड वर्क. ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें देखने को मिलता है और ये दिया था एडमंड लीच ने. ठीक है, तो एमाइल डर्कहाइम तो नहीं होगा आंसर. सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. जजमानी सिस्टम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कास्ट. बिल्कुल सही बात है, इसमें इंटरडिपेंडेंस होता है, एक कास्ट दूसरी कास्ट पे डिपेंड होता है. राइट नाउ, जजमानी सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज हो रहा होता है, बार्टर सिस्टम होता है, कोई भी तरीके का मनी इन्वॉल्व नहीं होता है. सो ऑप्शन दोनों सही है, ए होगा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखो. Unlike caste, class system claims to be more open and based on individual achievement. बिल्कुल सही बात है, क्लास सिस्टम में ओपन होता है, इंडिविजुअल अचीवमेंट पे बेस्ड होता है. सोशल मोबिलिटी मेक्स द क्लास डिस्टिंक्ट मोर रिजिड. जब क्लास ओपन होता है, इंडिविजुअल अचीवमेंट पे होता है, तो फिर सोशल मोबिलिटी क्लास डिस्टिंक्शंस को रिजिड कैसे बना सकती है. तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कास्ट की बात कर रहा है. ओके, सो जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कास्ट. कास्ट में सोशल मोबिलिटी जो होती है वो रिजिड होती है, बट क्लास में नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 55. एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 देखो. कम्युनिटी इज अ परमानेंट सोशल ग्रुप embracing a totality of ends and purposes. Now this is also very correct. So दोनों statement सही है, both statements are correct. Answer is A. Okay. Question number 56. Roles are essentially prescribed and static expectations of behavior inherent in particular position. रोल जो है वो किसी ना किसी पोजीशन के साथ होते हैं, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर होता है. द पोजीशन टू विच रोल इज अटैच्ड इज कॉल्ड स्टेटस. स्टेटस ही वो पोजीशन है जिसके साथ रोल अटैच होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 57. अकॉर्डिंग टू मर्टन, रिट्रीटिज्म रिफर्स टू द रिजेक्शन ऑफ बोथ कल्चरल गोल्स एंड मीन्स. सो रिट्रीटिज्म में दोनों ही गोल्स और मीन्स को रिजेक्ट करते हैं, दैट्स ट्रू. मर्टन ने कहा इनोवेशन इज द अटेम्प्ट टू अचीव कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स बाय अनकन्वेंशनल मीन्स. सो ये भी बिल्कुल सही है. मैंने फाउंडेशन बैच में ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं. सो आई होप जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है उनको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो. गाइज लेट मी नो, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर हाँ समझ में आ रहे हैं तो 75 में से कितना स्कोर कर रहे हो वो भी बताना. ओके, और जो बैच का पार्ट नहीं है उन लोगों को भी मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ. ओके, नाउ दोनों ही स्टेटमेंट क्योंकि सही है, सो करेक्ट आंसर इज ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 58. यहाँ पर भी देखो दो स्टेटमेंट हैं. बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग वाले ही पूछ लिए. देखो, द वर्ड सेक्युलर एग्जिस्ट इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में मेंशन है, स्टेटमेंट 1 सही है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड. नाउ दिस इज अ रॉन्ग फैक्ट. 73rd अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट PRI, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ओके, नाउ कौन सा ऐसा है जिसमें ये बात की गई है वो भी याद रखो, दैट इज 42nd अमेंडमेंट. ओके, प्लीज रिमेंबर. सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है. ओके,
Question number 59. Malinowski is known for his intensive field work, Trobriand Islanders, बिल्कुल सही है. He is also the author of the acclaimed book Elementary Forms of Religious Life. Now this book is not by Malinowski, it is by Durkheim. Right? So ये basic books हैं guys जो आपको पता ही होनी चाहिए. एटलीस्ट BA लेवल की जो बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. दैट्स इट. सो यहाँ पर भी देखो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एनटीए मेक. देखो एक से एक ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें सब में सी ही हो रहा है करेक्ट ऑप्शन या फिर बी. राइट. सो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. वेरी इजी क्वेश्चन. कोई भी अभी तक मुझे ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला है जिसको देख के मुझे मजा आ जाए. राइट. क्वेश्चन नंबर 60. द पीजेंट्स ऑफ रामपुरा विलेज. याद रखो गाइज, रामपुरा विलेज पे श्रीनिवास ने स्टडी किया है और उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट हमें बताया है. ओके. अच्छा देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 क्या है. पीजेंट रैंक हायर देन ब्राह्मण्स. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि ब्राह्मण से हायर हो जाए हायरार्की में. सो जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर भी. स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो 60 क्वेश्चंस वी हैव डन. नाउ ओनली 15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड अभी तक मुझे कोई भी ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला. राइट. LH मॉर्गन से डायरेक्ट क्वेश्चन है. वेरी वेरी इजी. कुछ टाइप्स की ये बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से हैं जिनके बारे में ये बात नहीं करते या करते हैं. तो कॉर्पोरेट के बारे में LH मॉर्गन ने कोई बात नहीं की. मेट्रियार्कल के बारे में भी ये कोई बात नहीं करते हैं. सो ऑप्शन हो जाएगा A, C एंड E. ओके. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 62. रॉबर्ट रेडफील्ड लिटिल कम्युनिटी के कुछ बेसिक फीचर्स बताते हैं. ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, नेट में तो कई बार आ चुका है. तो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर बताओ. 62 का आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर इज बी. कंप्लीटनेस की वो बात नहीं करते हैं, इंक्लूसिवनेस की भी बात नहीं करते हैं. सो स्मॉलनेस, होमोजेनिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर द फीचर्स फॉर लिटिल कम्युनिटी. ओके. क्वेश्चन नंबर 63. इसमें से कौन से फॉर्म ऑफ सुसाइड हैं जिन पे दुर्खाइम बात करते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. रेगुलेटिव, रेस्टिट्यूटिव, इस पे तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं. रिस्ट्रिक्टिव सॉरी. 3 तरह की हैं A, D एंड E. वेरी वेरी इजी. एक और है फेटलिस्टिक जो यहाँ पर नहीं दी हुई है. ओके. प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 64. कैरेक्टरिस्टिक पूछी है संस्कृताइजेशन की. ओके. एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन. सबसे पहला है इट जनरली रिजल्ट्स इन अपवर्ड मोबिलिटी. बिल्कुल सही है. यहाँ पर क्या होता है कि मोबिलिटी हो जाती है, आपका स्टेटस जो है वो आगे बढ़ जाता है. राइट. नाउ स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है गाइस, ये याद रखना. स्ट्रक्चर में आपकी जो कास्ट है वो वही रहेगी बट एक सोसाइटी में स्टेटस आपका ऊपर चला जाएगा. ओके. इट टेंड्स टू इक्वेट विद कर्मा. ये कोई बात नहीं करता है संस्कृताइजेशन इस बारे में. इसके अलावा साइंस है नहीं, ये कोई साइंस नहीं है. इट इज द एडॉप्शन ऑफ न्यू कस्टम. यस, संस्कृताइजेशन में जो लो कास्ट है वो एडॉप्ट करता है हायर कास्ट के कस्टम को, हैबिट को. ओके. ये सोशियो कल्चरल मोबिलिटी करता है. प्लीज रिमेंबर गाइज. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी. यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चरल मोबिलिटी नहीं होती है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 65 देखो. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कब होता है. वुमेन एंड मेन आर लोकेटेड सेपरेटली व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्रॉडली सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटी. एक सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटी में जब वुमेन और मेन को अलग अलग लोकेशन पे रखा जाए तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. इट इज राइट. ठीक है. सो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा. सो ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी तीनों रहेंगे. ठीक है. नाउ डेलिब्रेट लीगल ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. ऐसी कुछ पॉलिसीज जिसमें दोनों को सेग्रीगेट करा जा रहा हो, ये भी हो सकता है. सो बी ऑप्शन भी होगा. इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा. वुमेन प्राइमरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेड वर्क. ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि पेड वर्क के लिए वुमेन को हटा दिया जाए. राइट. नाउ वुमेन अटेंड हायर एजुकेशन. ये कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला स्टेटमेंट नहीं है. वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाए, ये भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सो ए, बी और सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. फीचर्स पूछे गए हैं सिटी लाइफ के. सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, एनोनिमिटी, सोशल डिस्टेंस. देखो सिटी लाइफ सिंपल तो नहीं होती है, सो ये ऑप्शन कट हो जाएगा. जॉइंट फैमिली भी यहाँ पर नहीं होती है, उल्टा यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली. राइट. नाउ एनोनिमिटी होती है. यस, एक दूसरे को कोई जानता नहीं है. सोशल डिस्टेंस होता है, ये भी सही है. और क्राउडिंग होती है. सो सी, डी और ई हो जाएगा इसका ऑप्शन. ये रहा. ओके.
क्वेश्चन नंबर 67 पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स पूछे हैं। देखो, द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, सो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पोस्ट इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी या रूरल सोसाइटी की बात नहीं हो रही है। ओके, चेंज फ्रॉम गुड्स टू सर्विस, ये सही है। इंडस्ट्रियल में हम लोग गुड्स पे फोकस करते हैं, बट पोस्ट इंडस्ट्रियल में हम लोग सर्विस पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। प्रीडोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशनशिप, सो ये भी सही है, सेकेंडरी रिलेशनशिप की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कल्चर, नाउ कल्चर से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कल्चर के अराउंड नहीं होती है। एमएनसीज बिकम द सेंटर पॉइंट, ये बिल्कुल सही है, एमएनसीज की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। सो बी, सी और ई हो जाएगा ऑप्शन, दैट मीन्स डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, नाउ यहाँ पर देखो डोमिनेंट कास्ट से पूछा गया। ये सारे गाइज वही टॉपिक्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे ही बना चुकी हूँ, राइट। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो क्लासेस तो उसको प्लीज़ देखो, और अगर बाकी के सारे पूरे करने हैं टॉपिक्स तो उसके लिए फिर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लो। ओके, नाउ सी, डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, संस्कृताइजेशन, अ हाई रिचुअल स्टेटस इन लोकल एरिया, पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी, या फिर कल्चरल एसोसिएशन। सो यहाँ पर भी हम लोग एक एक करके एलिमिनेट करेंगे, राइट। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात होती है, न्यूमेरिकली ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको एक डोमिनेंट कास्ट बनना है। संस्कृताइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा, हाई रिचुअल स्टेटस होना चाहिए लोकल एरिया में, इसके अलावा पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, कल्चरल एसोसिएशन नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो, टोटल इंस्टीट्यूशन पे मैंने 5 मिनट्स वीडियो गाइस बनाया है। प्लीज़ ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके, देखो, प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात करते हैं सी एच कूली, डायट एंड ट्रायड के बारे में बात करते हैं जिमल, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर, और टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं एरविंग गॉफमैन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर गाइस, सी का 4 है, हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, नाउ यहाँ पर कुछ न्यू बुक्स आपको दिखेंगी। देखो, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि दी है रॉस्टियो ने, प्लीज रिमेंबर। ओरिजिन ऑफ आवर टाइम पोलानी की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजेरियल रेवोल्यूशन जो है वो जेम्स बर्नहम की बुक है, और पावर एलीट जो है वो सीरिट मिल्स की बहुत फेमस बुक है, राइट। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, ए का 3rd एंड बी का 4, यस, जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ थिंकर्स दिए हैं, तो इनको हमें मैच करना है। देखो, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं योगेंद्र सिंह, प्लीज रिमेंबर। सो ए का 4, देखो पहला ही है, 4th हो जाएगा ऑप्शन। डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं एम एन श्रीनिवास, पैरोकिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन मैकिम मेरियट, एंड वेस्टॉक्सिकेशन की बात करते हैं दीपांकर गुप्ता। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 72, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इनको भी हम लोग मैच करेंगे। देखो, सेंटिमेंट क्या होते हैं? व्हाट वी फील कैन बी ट्रीटेड एज सेंटिमेंट, राइट। नॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर स्टैंडर्ड्स डिटरमाइनिंग व्हाट इज एप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज नॉट। स्टेटस क्या होता है? इट इज अ पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सैंक्शन का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। ए का हो जाएगा सेकेंड, सो ए का सेकेंड देखो एक ही में है, सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत कॉमन बुक्स हैं। देखो, सबसे फेमस बुक रिलीजन एंड सोसाइटी के ऊपर एम एन श्रीनिवास। इसके बाद विलेज इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सबको पता है, इज अ बुक बाय बी आर अम्बेडकर। होमो हायरार्किकस वी ऑल नो, लुई दुमो। विलेज इंडिया, लिटिल कम्युनिटी, मैकिम मेरियट। ओके, सो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बी, ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 देखो एक में ही है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अगर एक बुक भी पता थी तो आराम से आप लोग मैच कर लेते। क्वेश्चन नंबर 74, देखो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और उनके कुछ इश्यूज दिए हुए हैं, राइट। सो इनको भी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट है वो है ए। देखो, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, 340 बात करता है बैकवर्ड क्लासेस की, 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और 14 बात करता है इक्वालिटी की। सो कुछ
जीके की फाइल में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें भी ऐड की हैं, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना, ये सब आता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर। यहाँ पर सोशल चेंज की थ्योरीज दी हैं और उनके जो थिंकर्स हैं उनसे आपको मैच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे ईजी जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मार्क्स बात करते हैं तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, और देखो डी का फर्स्ट सिर्फ एक में है, सो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, राइट। लीनियर सोशल चेंज की बात करते हैं स्पेंसर, साइक्लिकल की परेटो बात करते हैं, फ्लक्चुएशन सोशल चेंज के बाद सोरोकिन करते हैं। वेरी इजी। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, या 75 में से कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे। ओके, सो दैट आई कैन गेट आइडिया कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना आता है। ओके, और ज़रूर से कमेंट में मुझे बताना कि 75 में से कितने आए। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं गाइस, इससे आपको एक पाथ मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो 21, 22, 23, 24 ये 5 पेपर्स आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आई वुड रियली सजेस्ट कि एक बार PYQ सारे देख लो और उसके बाद देखो कि किस तरीके से पढ़ना है। ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड ऑन दिस चैनल। अगर आप लोग नहीं बैच ज्वाइन कर सकते हो ना, तो भी आप लोग यूट्यूब के थ्रू भी ये क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच ज्वाइन करके ही क्वालिफाई होगा। Okay, now if you're watching me for the first time and you have not subscribed to this channel, please do. अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, if you like the way I teach, then you can subscribe, and you're a sociology student, then you can check out all the playlists that I have made on this platform. जो भी चीज़ें फ्री में हैं प्लीज़ उनको यूज़ करो एंड पढ़ाई करो। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम गाइज जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है अगर आप सोशोलॉजी स्टूडेंट हो। अगर आपको PDFs चाहिए, GK PDF, बुक्स ऑथर PDF, जो भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी आपको इशू हो स्टडी से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे एग्जाम्स हैं जिनमें मैं डील करती हूँ, तो अगर सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, टॉक टू मी। ओके, इसके अलावा गाइज प्ले स्टोर पे ऐप भी है। सो अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। अगर नहीं भी ज्वाइन करते हो बैच तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे भी जितना प्रोवाइडेड है उतना इनफ है, आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो। ओके, मुझे बताना मत भूलना कमेंट में कि कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 75। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।